नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर हैं हमारी इस पुराने पेपर की जो सीरीज़ है जिसमें 2018 आरपीएससी में पूछे गए स्कूल व्याख्याता के प्रश्नों का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यूनिट सेकंड शुरू करने से पहले एक दो पेपर डिस्कस करना चाहते थे, इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा स्टॉपेज लिया है और आज शाम से ही हम शुरू कर देंगे हमारी सेकंड यूनिट को। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के इस पेपर को, जिसमें आरपीएससी 2018 में केमिस्ट्री के पेपर में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, आप इजीली कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम या सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, तीन जो नियम है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, जिसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे अभ्यास का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसे प्रभाव का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस जिसे तत्परता का नियम भी कहते हैं। तो ये जो तीनों नियम हैं ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं उनके स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी में, जब हम अधिगम का सिद्धांत यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ रेस्पॉन्स, जो कि थॉर्नडाइक का नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमान आयाम जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई। तो ध्यान देना दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड ने जो 3 आयाम दिए थे उनमें एक है जो नहीं दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड। तो ये प्रश्न भी मैंने, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार देख चुका हूँ दोस्तों। तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा जो दिए गए 3 आयाम थे तो वो जो थे वो ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान देना दोस्तों, ऑपरेशंस संक्रियाएं, कंटेंट विषय वस्तु एंड प्रोडक्ट उत्पाद, ये तीनों गिलफोर्ड के आयाम हैं, जबकि सिस्टम या प्रणाली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणाली या सिस्टम। एक और चीज, साथ ही साथ हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो सभी दोस्त जो इंग्लिश मीडियम के हैं that can also take interest in this series. The next question is, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। Which of the following psychologist has given the theory of multiple intelligence। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है दोस्तों वो गार्डनर के द्वारा दिया गया है। गार्डनर के द्वारा जब हम इंटेलिजेंस के सिद्धांत पढ़ेंगे, थियोरीज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है। द बिलीफ दैट इंटेलिजेंस इज अ जनरल एबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। मतलब बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, तो यह जो है ये बिने का है दोस्तों। बिने की वजह से, बिने ने ही बुद्धि को एक सामान्य मानसिक योग्यता माना है ना। बिने जब पढ़ेंगे इंटेलिजेंस तो बिने के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। चलो दोस्तों, आज का अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान देना, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहयोगिता प्रदान करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल। अर्थात व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा उपकरण यहाँ पर सहायता प्रदान करता है दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, ये सोशल एंड कल्चरल टूल्स, फिजिकल टूल्स, इमोशनल टूल्स एंड इंडिविजुअल टूल्स। तो वैसे तो सभी यूजफुल हैं, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार बात करेंगे तो यहाँ सोशल एंड कल्चरल टूल्स आएगा आंसर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपकरण। जब वाइगोत्स्की का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद या शब्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता है। Which of the following is not a term used in application of computers in teaching learning process। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा वर्ड ऐसा है जो यहाँ नहीं है।
तो ध्यान देना कि जो यहाँ पर है, जैसे 4 ऑप्शन हम देखते हैं। पहले कंप्यूटर वर्किंग लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसके बारे में हम जब हमारा यूनिट नंबर 6 है उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से इसके बारे में समझ पाएंगे। फिलहाल इन 4 ऑप्शन में जो हमारा आंसर माना गया आरपीएससी के द्वारा और वास्तव में है भी, वो है कंप्यूटर वर्किंग लर्निंग, अर्थात कंप्यूटर कार्यप्रणाली अधिगम इसका भाग नहीं है, यह आंसर हो जाएगा। जबकि कंप्यूटर सहायक अधिगम, कंप्यूटर प्रबंधित अधिगम एंड कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन, चारों ही ऑप्शन में से तीनों हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। चलो दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चन में जब हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल हमें जो ऑडियो भी है एंड विजुअल भी है। ध्यान देना दोस्तों, रेडियो जो है केवल ऑडियो है, टेप रिकॉर्डर जो है वो भी ऑडियो है, एंड चार्ट जो है वो ओनली दृश्य मीन्स विजुअल है, एंड इफ यू टॉक देन टेलीविजन इज द आंसर। ओके दोस्तों, टेलीविजन इज द एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड। ओके, आंसर विल बी टेलीविजन 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द commerce paper also, as yesterday I told you and I discussed with you that paper which occurred in commerce. So in that question also this question occurred. Okay those, so guys focus on the each and every question. प्रत्येक प्रश्न पर आपको ध्यान फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो डिस्कस करते हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा पद या प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपने पहला वाला पेपर देखा होगा या पहले वाला जो वीडियो मेरा देखा होगा तो इस वीडियो से आप आसानी से यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि उसमें जो सिस्टम मॉड्यूल है यह प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच का पार्ट नहीं है, जबकि सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड सिस्टम ऑपरेशन एंड इवेल्युएशन ये तीनों आंसर हैं दोस्तों। चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है, अर्थात किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रयोग करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों आंसर तो हमारा आ जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों बहुत इजी है। क्या है? CIET की फुल फॉर्म पूछी गई है। CIET जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ओके दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है, इतने आसान प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं? तो शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु गेस करके बताइए मुझे। वैसे मैं आपको जो यूनिट फर्स्ट पढ़ाई थी उसमें पढ़ा चुका हूँ। इसके आंसर होगा शिक्षार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड सब्जेक्ट मैटर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित है? ओके, ये एग्जाम में प्रश्न है, आ चुका है और बहुत ही इजी प्रश्न है क्योंकि रिट के एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडवर्ड, गिलबर्ट, पाउलो और स्किनर, इन चारों में से स्किनर के विचारों पर जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। जब हम बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का प्रकार है, तो ये है इसका आंसर सोशल, सामाजिक। ओके,
अगला प्रश्न जो है, स्वमूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? सेल्फ असेसमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? तो इसका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है दोस्तों, इसका आंसर भी कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स निर्माणवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। अगले प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो बार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? अर्थात द रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी? तो किस कमिटी ने कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए? तो यह कमिटी थी यशपाल कमिटी, बी आंसर हो जाएगा यशपाल कमिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? तो 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है जिसको हमें चुनना है। तो वह जो है दोस्तों, वह जो आरपीएससी के द्वारा आंसर माना गया था वह है, वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इज एन ऑब्जेक्टिव वे, जबकि अवलोकन और मापन नहीं किया जा सकता, रॉन्ग है। व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मापन किया जाता है, रॉन्ग है। और अंतर्वेशन विधि द्वारा मापन किया जाता है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज 3, वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है, ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है? टोली शिक्षण, ध्यान देना दोस्तों, टोली शिक्षण जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं। 2 or more teachers teach a group of students, that is called टीम टीचिंग और टोली शिक्षण। ओके दोस्तों, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो उन्होंने जो 5 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, उनमें से ये 3 यहाँ पर हैं जिसमें से एक नहीं है। तो वो आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर वाला, नॉन कन्वेंशनल, अर्थात गैर परंपरागत की वो बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। 2 और हैं इसके अलावा, जब हम इसका सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स? तो ये जो प्रश्न है दोस्तों कि अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक कौन सा है? तो यहाँ जो प्रश्न है हमारे सामने, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ द स्कूल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दोस्त। क्योंकि मैं भी जब से टीचिंग में आया हूँ तो मुझे पता है कि जब तक हेड फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा ना, तो जो टीचर हैं वो हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, तो काम ऑनेस्टी से वो फिर करते नहीं हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MOOC का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ MOOC। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। सृजनात्मकता एक प्रकार का, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी, अर्थात डाइवर्जेंटली। अभिसारी कन्वर्जेंटली नहीं होता है, सही उत्तर पर चिंतन, ओके, एंड सामान्य समाधान पर चिंतन भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अपसारी, ओके, अपसारी प्रकार का चिंतन है क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंटली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अर्थात स्थानांतरण का एक सिद्धांत कौन सा है अधिगम का? तो यहाँ 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, समरूप तत्व सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत एंड बहुकारक सिद्धांत। तो इसका आंसर है हमारे सामने समरूप तत्व सिद्धांत, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म? रक्षा युक्ति डिफेंस मैकेनिज्म का प्रकार नहीं है, 3 है और एक नहीं है। तो जैसे शोधन अर्थात सब्लिमेशन, पश्चगमन, रिग्रेशन, समायोजन, अकोमोडेशन एंड क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन।
तो इन 4 ऑप्शन में से जो आरपीएससी के द्वारा माना गया था वह समायोजन जो अकोमोडेशन है वह रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? समीपस्थ विकास, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज a concept introduced by whom? किसके द्वारा इस समीपस्थ का जो विकास का संप्रत्यय है इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका आंसर हमारे सामने है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ही वो पर्सन है जिन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहकारी अधिगम व्यूह रचनाओं के विकास पर निम्नांकित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया? Which of the following theory emphasize to the development of cooperating learning strategies? सहकारी अधिगम व्यूह रचनाएं, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज पर किसने जोर दिया? कौन से सिद्धांत ने? तो यहाँ पर आंसर हमारे सामने आ जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद। जेरोम ब्रूनर का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर जोर दिया। दोस्तों अगले जो कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे सामने बचे हुए उनको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आवासीय अधिगम वातावरण का रूप नहीं? आवासीय, इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग सिचुएशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट? तो कौन सी नहीं है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट में? तो यहाँ पर हमारे सामने है जैसे ई लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। तो ई लर्निंग अर्थात ई अधिगम, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन अधिगम, मिश्रित अधिगम, ब्लेंडेड लर्निंग, ये तीनों ऑप्शन इसके आवासीय अधिगम वातावरण के रूप हैं। जबकि विचारात्मक और विवेचनात्मक रिफ्लेक्टिव लर्निंग यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स आंसर हो जाएगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधन प्रक्रम प्रणाली LMS का एक प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? Which of the following is not an example of learning management system? LMS, ध्यान रखना एक फुल फॉर्म्स कई बार पूछी जाती है और आपको पता है इस पेपर में भी 2 फुल फॉर्म MOOC की पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर जो आंसर है 3 प्रकार है और एक नहीं है। तो एडमोडो है, डोसिबो है, मूडल है, ये तीनों है जो है LMS के प्रकार हैं। जबकि ब्लैक बोर्ड LMS का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रकार नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया? तो रिचर्ड जो सचमैन है, ध्यान रखना इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है वह रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया। और वैसे मैंने हमेशा जो याद रखने का तरीका है सचमैन, सच का मतलब ट्रुथ, और इंक्वायरी हमेशा सच पर आधारित होती है, ऐसे याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार है दोस्तों, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार आ जाता है कम्युनिकेशन थ्रू सिंबॉलिक कोड लैंग्वेज, संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण। ओके, अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान होने वाला है, वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है? संप्रेषण की अमुद्रित, अमुद्रित का मतलब प्रिंटेड नहीं होती है, जो नॉन प्रिंटेड है। तो अब बता सकते हो टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो, समाचार पत्र, इन चारों में न्यूज़पेपर जो है आंसर होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रिंटेड होता है, बाकी टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 2018 आरपीएससी में पूछे गए केमिस्ट्री के पेपर में साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चंस थे उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑप्शन से जाना और पहचाना। आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आए, सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे हेल्पफुल भी होंगे। ये प्रश्न आपके लिए 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रीट और आने वाली जो वैकेंसीज है 3rd ग्रेड टीचर से रिलेटेड, उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप CTET की प्रिपरेशन, PGT, TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। बस आप लोगों को इनको यूजफुल कैसे बनाना है, आप इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं, बकवास है, ऐसा वैसा, अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके दिमाग में, तो आप इन वीडियोज़ से दूर ही रहें, क्योंकि ये वीडियोज़ ऐसा सोचने वालों के लिए नहीं है। ये वीडियोस उन दोस्तों के लिए, उन मित्रों के लिए जो
पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, प्रिंट नहीं निकलवा सकते हैं, जिनके पास मोबाइल तो है और वो किताबों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉपर ढंग से उनके पास नोट्स पहुंच रहे हैं, प्रॉपर ढंग से उनके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। आप कई प्रकार से इनको पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेता हूं इस पेपर के साथ। अगले पेपर का आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि आज हम यूनिट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, और अपने दोस्त जो भी आपको लगता है कि यार ये उनके लिए भी हेल्पफुल है तो उनको शेयर कीजिए। एंड एक और चीज़, यदि आप नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलो दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेता हूँ एक बार फिर। बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।